गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। भारत में निर्वाचन से ही जुड़ी हुई कुछ चीज़ें और हैं जिनका हम संक्षेप में अध्ययन करना चाहेंगे कि एक महत्वपूर्ण प्रश्न ये भी उठता है कि भारत में जो निर्वाचन है उसमें पूर्व में बहुत कमियां रही थी, तो क्या क्या दुर्बलताएं हैं और फिर बाद में उनका निवारण भी किया गया है। आपने नाम सुना होगा टी.एन. शेषन, जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त थे भारत में। उन्होंने इन खामियों को दूर भी किया था। तो निर्वाचन की क्या क्या दुर्बलताएं हैं, हम संक्षेप में इनको देखते हैं कि भारत के निर्वाचन आयोग में सर्वोच्च पदाधिकारी मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति के लिए आवश्यक योग्यता एवं पदावधि के बारे में हमारा संविधान मौन है। इस संबंध में जब तक संसद कोई नियम नहीं बनाती तब तक ये विषय राष्ट्रपति के प्रसाद पर ही छोड़ा गया है। यहाँ यह आशंका निर्मूल नहीं है कि राष्ट्रपति जो अपनी मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री के परामर्श से कार्य करता है, कदाचित उसकी नियुक्ति विशुद्ध राजनीतिक आधार पर हो जाए भविष्य में कभी। यद्यपि आज तक ऐसा नहीं हुआ है, लेकिन ये एक आशंका है आगे के लिए। दूसरी एक गंभीर त्रुटि यह है कि मुख्य चुनाव आयुक्त का स्तर सभी संदर्भों में उससे उच्चतम न्यायालय के समान नहीं है। उनका जो कार्यकाल है उसका उस संविधान द्वारा उस तरह निर्धारित नहीं है जैसे उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश का निर्धारित है। राष्ट्रपति ने 1972 का नियम बनाकर उसका कार्यकाल 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले निश्चित किया है, जबकि उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश 65 वर्ष की आयु तक ही सेवारत रहता है। मुख्य चुनाव आयुक्त का वेतन और प्रशासनिक व्यय व अन्य ऐसे ही संवैधानिक निकायों की बात ही भारतीय संचित नीति पर भारित नहीं है। ये सब परिस्थितियां मुख्य निर्वाचन आयुक्त के पद स्तर को उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की तुलना में कमजोर बनाती है, जबकि मुख्य निर्वाचन आयुक्त को हटाने का तरीका संविधान द्वारा वही बनाया गया जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के लिए है। एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि संविधान ने निर्वाचन आयोग को बहुसदस्यीय आयोग के रूप में परिकल्पित किया है, लेकिन अधिकतर हमारे देश में जो इसका स्वरूप है, यद्यपि वर्तमान में तो एक सदस्य नहीं है, लेकिन अधिकतर इसका स्वरूप एक सदस्य ही रहा है। निर्वाचन आयोग को अपने सचिवालय के कर्मचारियों की भर्ती का अधिकार भी नहीं दिया गया, जिससे वह संवैधानिक दायित्वों के निर्वाह में आयोग की सरकार पर भी निर्भरता बढ़ जाती है। जबकि अन्य किसी संवैधानिक संस्थाओं तथा संघ लोक सेवा आयोग, उच्चतम न्यायालय, नियंत्रक महालेखा परीक्षक आदि के संबंध में देखा जाए तो उनको अपनी अलग से भर्ती का अधिकार दिया गया है। निर्वाचन आयोग को उसके निर्देशन में काम करने वाले कर्मचारियों पर जो केंद्र सरकार या राज्य सरकार से लिए जाते हैं, कोई गलती करने पर अनुशासनात्मक कार्रवाई करने का अधिकार भी प्राप्त नहीं होता। इस हेतु उसे संबंधित सरकार पर ही निर्भर रहना होता है। आयोग ने सरकार से यह अभिशंसा की है कि निर्वाचन कार्य, निर्वाचक नामावली के निर्माण आदि में दोषी पाए जाने वाले अधिकारियों कर्मचारियों पर मुकदमा चलाकर दंडित करने का अधिकार सीधे आयोग में होना चाहिए। यद्यपि इनको निलंबित वगैरह वो कर सकते हैं, लेकिन वो बहुत प्रभावी व्यवस्था नहीं है। निर्वाचन कार्यक्रमों की औपचारिक घोषणा यद्यपि निर्वाचन आयोग द्वारा की जाती है, और एक बार घोषणा के पश्चात न्यायपालिका सहित कोई भी निकाय उस प्रक्रिया में व्यवधान भी उपस्थित नहीं कर सकता, किंतु ये भी सत्य है कि निर्वाचन कराने के लिए आयोग को कार्यपालिका की कार्मिक वित्तीय सहायता पर निर्भर रहना होता है। यद्यपि चुनाव कराने के लिए आयोग को राज्य सरकारों की सहमति लेनी होती है, जिसमें अनेक बार राज्य सरकारें अकाल, सूखा, विभिन्न बहाने बनाकर विलंब करती हैं। हालांकि अब आजकल ऐसा नहीं होता। अब वर्तमान में यह है कि निर्वाचन आयोग जब इच्छा होती है चुनाव अपने आवश्यकता के अनुसार, नियमानुसार करवा सकता है। राज्य स्तर पर निर्वाचन का तंत्र इतना स्पष्ट और विस्तृत नहीं है। राज्यों में एक मुख्य निर्वाचन अधिकारी होता है और वही निर्वाचन से संबंध समस्त जो कार्यक्रम होते हैं, जो गतिविधियां होती है, उनका निष्पादन करता है। निर्वाचन जो हमारी प्रणाली है उसमें भी कुछ दोष है, जैसे कि इस पद्धति में निर्वाचित प्रतिनिधि उसके क्षेत्र की जनता का पूर्णतः बहुमत नहीं कर पाता, क्योंकि क्षेत्र बहुत बड़े होते हैं और निर्वाचित प्रतिनिधि एक होता है। निर्वाचन के कानून के अनुसार चुनावों के जो निर्धारित व्यय सीमा है वह भी कागजी रह जाती है। व्यवहार में हम देखते हैं कि कई गुना ज़्यादा खर्चा चुनाव में अक्सर ये होता है। चुनाव में विदेशी धन, काला धन, उद्योगपति और पूंजीपतियों के धन की बहुत बड़ी भूमिका होती है, और सभी प्रकार के नेताओं पर इस प्रकार के धन को काम लेने में आरोप भी अक्सर लगते रहते हैं। तो ये भी एक चुनाव की एक पद्धति की एक कमी है। कई जगह ये भी आरोप लगे हैं कि सत्तारूढ़ दल के द्वारा सरकारी साधनों का दुरुपयोग किया जाता है चुनाव के समय। कर्मचारियों की राजनीतिक आसक्ति भी चुनाव की निष्पक्षता को प्रभावित कर सकती है। साथ ही भारत में जो ईवीएम है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है,
उसको लेकर के भी अनेक आरोप अक्सर जो 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 भी दल हार जाता है वो चुनाव आयोग पर लगाता है कि मतगणना या इनमें छेड़छाड़ की गई ईवीएम में, निर्वाचन में सांप्रदायिकता, जातिवाद, क्षेत्रता आदि अनेक कारक हैं जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। बल्कि आज के संदर्भ में तो हम देखते हैं तो जातिवाद एक बहुत बड़ा फैक्टर हो रहा है चुनाव में। निर्वाचन को प्रभावित करने के लिए उम्मीदवार बड़े बड़े चुनावी वायदे तो करते हैं, लेकिन अनेक बार और साथ ही भ्रष्ट तरीकों से मत खरीदने के प्रयास भी करते हैं। लेकिन व्यवहार में वो कितने अपने वादों को पूरा करते हैं? कुछ ऐसे सुयोग्य नेता होते हैं जो अपने वादों को पूरा करते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे व्यक्ति भी होते हैं जो अपने वादों को पूरा नहीं करते। फिर हम देख सकते हैं कि इन सब का हम समाधान क्या कर सकते हैं। तो हमारी निर्वाचन व्यवस्था में जो कमियां हैं, ये तो भी बहुत सारी कमियां इनमें दूर हो गई। खास बात ये भी है, बहुसदस्य आयोग बन गया और निर्वाचन आयोग को, भारत में निर्वाचन को बहुत अधिक महत्व दिया गया है। साथ ही स्पष्टता कड़ाई के साथ में हम चुनाव भी करवाने लग गए हैं। मुख्य निर्वाचन आयुक्त को सेवानिवृत्ति के बाद सामान्यतः किसी सरकारी पद पर भी नियुक्त नहीं किया जाता। तो ये सब चीज़ें ऐसी हैं कि जो भारत में निर्वाचन के संबंध में लोगों के, और भारत, खास बात ये है कि भारत में जो निर्वाचन का एक इतिहास रहा है, जो व्यवहारिक पहलू है वो ये कि भारत में निर्वाचन का जो एक इतिहास रहा है वो ये कहता है कि भारत में चुनाव निष्पक्ष हुए हैं, क्योंकि यह सरकारें बदलती रही हैं, चाहे एंटी इनकम्बेंसी हो या किसी भी कारण से हो, लेकिन निर्वाचन आयोग की भूमिका उसमें निष्पक्ष रही है। जो सत्तारूढ़ सरकार हैं उनकी भूमिका भी उसमें निष्पक्ष रही है, और भारत में चुनावों को लेकर के कोई गंभीर आरोप कभी लगे नहीं हैं। धन्यवाद। हाँ, एक बात और है कि इस संबंध में अगर कोई परीक्षा में सवाल आता है तो आपको महत्वपूर्ण रूप से एक तो अनुच्छेद 324 आपको ध्यान में रखना है कि अनुच्छेद 324 क्या कहता है, निर्वाचन आयोग क्या है। और एक बात आपको ये ध्यान रखनी है कि निर्वाचन की दृष्टि से केंद्रीय निर्वाचन आयोग अलग है, राज्यों में पंचायतों के और नगरपालिकाओं के, नगरीय निकायों के चुनाव करवाने के लिए राज्य निर्वाचन आयोग है। आपको इन दोनों में अंतर ध्यान में रखना होगा। ठीक, धन्यवाद।